बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैंने बहुत बरसों से हॉकी देखना छोड़ दी। बचपन में हम हॉकी देखते थे और ओलंपिक्स का और कभी एशियन कभी आलमी मुकाबले होते थे और पाकिस्तानी टीम हर जगह जीतती थी। पर आखिरी मौके पे यानी जब कहीं फाइनल सेमीफाइनल में होने वाली हालात होते तो मैच हार जाते, इनसे फिनिशिंग नहीं होती थी। और उफ अल्लाह, उस वक्त जो दिल धड़कता था और जो गुस्सा आता था, तो समटाइम तो ऐसा होता था कि दिल निकल के, हालांकि हम छोटे थे, अभी वी वर क्वाइट यंग, कि दिल हाथ में आ जाएगा। पर उस कैफियत को अपने पे तारी ना होने देने के लिए मैंने हॉकी देखना छोड़ दी। फिर क्रिकेट इसका गलगला हुआ और इसकी शोहरत हुई, तो मैंने कभी इसको अपनी आदत सानिया नहीं बनाया। कहीं आते जाते देख लिया, रिजल्ट किसी ने बता दिया, सुन लिया। पिछले दिनों जब इंडिया से मैच हुआ और वो 100 पे पाकिस्तान के काफ़ी सारे हालात ख़राब हो गए, तो मैं उठ के दूसरे कमरे में चला गया। अब मुझे यकीन था कि हालात जो होने हैं वो हो जाने। तो बिल्कुल आखिरी ओवर में मेरी बेटी ने मुझे कहा, बाबा द मिरेकल हैज़ कम, और जस्ट कम टू विटनेस दैट मिरेकल। तो उस वक्त 2 स्कोर थे, 2 बॉलें थी और आके मैंने देखी। तो कल वाला जो मैच था अफगानिस्तान के साथ, ये मैंने काफ़ी सारा देखा और दरम्यान में तो ये कैफियत थी कि पक्का पाकिस्तान हार रहा था, चूँकि वो सच्ची बात है ताश के पत्तों की तरह विकेटें झड़ रही थी। मुझे इनमें गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा था। ज़ाहिर हर बंदा बेचारा अपनी एफर्ट करता है। बाबर इसलिए तो नहीं खेलता कि आउट हो, अपनी बेइज्जती कराए। कल वो 0 पे आउट हुआ, तो जो किंग था वो T20 का वो नहीं रहा, नंबर 3 पे चला गया। लेकिन ऐसे में जो मुझे सबसे अच्छा रवैया लगा वो रिजवान का लगा। रिजवान ने कहा, बात किंग इज किंग, मैं नंबर 1 पे आ गया तो क्या है। ये बड़े ज़र्फ की अलामत है, बड़े दिल की अलामत है। लेकिन मैच के दौरान जो ही अफगानियों को लगा कि वो मैच जीत रहे हैं, तो उन्होंने बदतमीजी शुरू की। अच्छा, ये जो हाइपर होने का रवैया है, आप अपने आप को बेवजह गुस्से में शो करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, किसी को कोहनी मारते हैं, ये हाइपर होना नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक बीमारी है जो इंसानों के अंदर होती है, और ये बीमारी कभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं करती। हाइपर होना हमेशा आपके लिए जिल्लत का बायस बनता है। आप सोचिए, अफगानिस्तान वाले लोग मैच हार गए, इट वॉज जस्ट अ मैच, और उनकी जिंदगी और मौत का मसला नहीं था। वो बेवकूफ़ों की तरह पाकिस्तान को हराने को ही जिंदगी का सबसे बड़ा मसला समझते। तो नहीं हारा पाकिस्तान जीत गया। तो अब एक तो उन्होंने 1-2 उनके बॉलर ने लड़ाई करने की कोशिश की, हमारे आसिम ने भी कोनी मारी, और लेकिन किसी ने छुड़वा दिया। लेकिन उनके लोगों ने जिस तौर पे वहाँ से कुर्सियाँ उखाड़ी स्टेडियम की और पाकिस्तानियों को मारा, या पाकिस्तान को सपोर्ट करने वालों को, वो मंजर देख के आपको बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट दे आर शोइंग कि दे आर हाइपर, दे आर अनकंट्रोलेबल। उनमें से 34 लोग अरेस्ट हो गए। ये 34 के 34 दिल पे द प्राइस। बेइज्जती अलग होगी, उम्र भर के लिए वो दुबई और इमारात में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उनको जो सजाएं होंगी वो अलग होंगी, जो उनको डिपोर्ट किया जाएगा वो अलग होगा। अब सोचिए, एक बेवकूफ़ी, एक मौके पे आपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और नतीजतन एक बड़ी हमाकत करके अपने आप को बेइज्जत करवा लिया। जब तस्वीरें छपेंगी, कोर्ट में जाएंगे, माफिया मांगे, वहाँ तो माफ़ी काजी साहब नहीं देते। अगर आपको याद है, कुछ अर्सा पहले मदीना मुनव्वरा में कुछ लोगों ने ये तमाशा किया था। किसी के कहने पे हाइपर हुए, पाकिस्तानी डेलीगेशन को उन्होंने बुरा भला कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे, और दे वर शोइंग दे हाइपर, और उनको वो बता रहे हों कि ना अल्लाह को पता है ना रसूल को पता है, और उन्होंने गलती से तुमको यहाँ बुला लिया, लेकिन तुम तो असल में चोर हो। और उन्होंने वो जो नारे लगाए, सो इट वाज डिसरिस्पेक्टिंग होली प्रॉफिट। सो गुस्सा अल्लाह ने किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, या कानून ने किया। उनमें से 8-10 को सजाएं हुई, और वो जितनी लंबी सजा काटेंगे अपने उन हाइपर मोमेंट्स की, ये जिसके लिए काटी, जो बंदा लंदन से गया जिसने जाकर उनको हाइपर किया, वो वहाँ से रातों रात निकल आया। पाकिस्तान में जो हुकूमत थी PTI वाले, ये कभी मुड़ के ना उनके घर वालों के पास जाएंगे, ना उनके बच्चों का हाल पूछेंगे, और वो बेवकूफ़ सजाएं भुगतने के बाद
वहाँ दोबारा सारी उम्र जा नहीं सकेंगे। मुझे याद है एक केस मेरे पास ऐसा आया जिसमें कोई 12-14 साल के लड़के ने अपनी दादी को धक्का दिया और दादी मुंह के बल गिरी, तो दादी का ये जो दांत थे ये 4-6 टूट गए, और उसको लाने वाली उसकी माँ थी। तो उसकी माँ ने कहा कि इनफैक्ट इस मुकाम पे उसको दादी ने पहुंचाया था। मैंने पूछा वो कैसे? उसने कहा जब ये छोटा होता था तो किसी बात पे उसको गुस्सा आता तो दादी से मेरे पास लाती और कहती हियो हियो, तो वो कभी मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता, कभी मेरे कंधे पे थप्पड़ मारता और सभी उस पर हंसते। फिर जब भी उसे कोई चीज़ कही जाती वो ना मानता तो कभी किसी बहन को वो हियो करके पड़ जाता, और जैसे वो तकरीबन 7 साल का हुआ उसने अपने भाई का बाजू तोड़ा। फिर 12 या 14 साल की उम्र में उसने अपने बाप पे हाथ उठाया, और सभी ये सोचते रहे कि अभी बच्चा है, पर वो उस हाइपर होने की जो कैटेगरी थी उसमें जा रहा था। और अभी आप सोचें कि 14 साल का उम्र, वो बच्चा ये कहे कि मैं आई एम अनएबल टू कंट्रोल माय एंगर, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं। तुम जानवर हो, तुम दरिंदे हो, तुम कोई वैशी हो, तुम कोई कुत्ते बिल्ले हो कि जो तुम्हें गुस्सा आएगा तुम्हारी दुम पे कोई पाँव रखेगा तुम पलट के देखोगे। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि हाइपर और हाइपर टेंशन क्या दोनों एक होते हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज हम उसको बयान कर पाएंगे। हाइपर होना बिल्कुल अलग चीज़ है, ये दिमागी कैफियत है। हाइपर टेंशन है ये जिस्म की बीमारी है, जैसे आपका बीपी शूट कर जाता है, जब ज़्यादा बीपी हो जाता है उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। अच्छा, उसका इलाज अलग है, इस हाइपर का इलाज अलग है। और वो लोग जो हाइपर होने में हेल्पफुल होते हैं वो उस बच्चे या बच्ची दोनों के लिए जिल्लत का बायस बनते हैं। अभी आए दिन आप सुनते हैं फलां साहब ने अपनी मामी ममानी और उनके बच्चों को मार दिया, हाइपर हो गया था। फलां ने अपने चचा ताया को मार दिया, फलां ने अपनी सौतेली माँ और बहन और बेटी और फलां को मार दिया, चूंकि वो जायदाद का मसला हो रहा था। और उस लम्हे वो सभी यही शो कर रहे होते हैं कि हम हाइपर हो गए। वो कंट्रोल करना बहुत लाजिम है। अपने बचपन में मुझे याद है मुझे गुस्सा आता था, इस बात पे आता था कि मेरे छोटे भाई को मोटरसाइकिल ले दिया, मुझे नहीं लेके दिया। वो चूंकि डॉक्टर बन रहा था तो उसके लाड ज़्यादा उठाए जाते थे। पर मुझे आई डोंट नो कैसे मैंने उस गुस्से को अपने अंदर संभालना। इसी तौर पे जब नाश्ता बनता तो उसको पराठा देसी घी वाला बना के दिया जाता कि, और ये कहा जाता कि उसने चूंकि ज़्यादा पढ़ना है। मैं उस वक्त हॉस्टल में था, कभी आता तो उस तरह का पराठा नहीं मिलता था, वो प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता था, गुस्सा आता था। फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से लाहौर आ गया, फिर अम्मा से ताल्लुकात को ज़रा बेहतर किया। जब वो मेरे पास तशरीफ़ लाती तो मैं आउट ऑफ द वे उनकी खिदमत करता और उनके दिल में धीरे धीरे जगह बनाई, फिर उन्हें मेरी पसंद की चीज़ें। पर हमने देखा था कि हमारे वालिद भी कभी हाइपर नहीं हुए थे, पर मेरे अंदर गुस्सा है, मैं उसको दबाए रखता हूँ, ये अलग बात है। अच्छा, मेरा गुस्सा मेरे बच्चों के अंदर भी कुछ कुछ गया है। पिछले दिनों मेरी अहलिया ने बच्चों से कहा कि तुम नाश्ता करके जाना और दूध पिए बिना, यानी जब तक कुछ इनटेक नहीं करोगे तो सारा दिन। बच्चों को होता है कि जी हमने करना, हमारा दिल नहीं चाह रहा, क्यों जबर करते हैं, पर आपकी पूरी फिजिक सत्यानाश हो जाती है। तो मेरी अहलिया ने उसके लिए दूध बना के रखा हुआ था, वो उसको दिया। उसने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है, मुझे देर हो रही है। तो मेरी अहलिया ने उसे कुछ नहीं कहा, कहना चाहिए था। वो वहाँ से उठ के वो गैराज में गई और वहाँ हमारे जो उस वक्त गाड़ी को लेके बैठे हुए थे तैयार बच्चों को छोड़ने के लिए, मुदस्सिर साहब, उन्होंने उनसे कहा कि बेटा मेरे कहे बिना गाड़ी बाहर नहीं निकालनी। सो ही केप्ट ऑन सिटिंग। अब उसको भी नहीं पता था क्या मामला हुआ, बट ये है कि अगर आप अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पे उनसे लड़ने झगड़ने और उनके साथ कुछ उन्मुखी होने की बजाय फौरन अपने आप को नॉर्मल कीजिए और उसका दूसरा वे ढूंढिए कि जिसमें हाइपर हुए बिना, माँ हाइपर होगी तो बच्चे भी हाइपर होंगे, बाप हाइपर होगा तो बच्चे भी हाइपर होंगे। मैं आमतौर पे जब बच्चे गलती करते हैं और मुझे गुस्सा आता है, मैं जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता हूँ। और एक मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ है कि बच्चों को डांट डपट करना तो उनकी अम्मा करे, मैं क्यों बुरा बनूं। तो कभी उनको समझाना हो तो मैं अलग बैठ के, यानी एक दफ़े मेरा ख्याल मैंने बच्ची को उसकी टीचर के सामने डांट दिया, टीचर ने उसकी शिकायत की और मैंने उसको डांट दिया। वो कई हफ्ते मेरे साथ बिगड़ी रही कि बाबा आपने सारी उम्र मुझे नहीं डांटा और आप मेरे साथ ऊंची बोले। तो मुझे उसकी बात सुन के ये लगा
کہ اس کے اندر ظاہر جینز تو میرے والے ہیں، مائنڈ کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہے، اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو سنبھالنا کیسے، آپ اس کو پروان چڑھانے یا پرورش دینے میں اگر لگے رہو گے اور اگنور کرو گے تو کل اسکول کے کسی میچ میں، کسی تقریری مقابلے کے ہارنے کے موقع پہ، کسی میچ میں ہارنے کے موقع پہ، کسی رزلٹ کے ہارنے کے موقع پہ کرسیاں توڑنے میں یہ بچیاں اور بچے ایک جیسے کام کر رہے ہوں گے۔ اسی طور پہ جہاں زندگی میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی ہو جائے گا، کوئی چاہے وہ میچ ہو چاہے وہ اسٹیڈیم، کچھ جب انہیں علم ہوگا کہ یہ غلط تھا اور فلاں موقع پہ ہمیں روکا گیا تھا تو یہ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، ہائپر ہونا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ممکن ہے لوگ آپ کو اس وقت ایسے دیکھیں، ممکن ہے آپ پہ کیمرہ بھی فوکس ہو، پر یہ اہمیت نہیں بن رہی، یہ بے عزتی اور ذلت والی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو معذرت کرنی پڑے۔ بڑے بڑے لیڈر ہمارے جلسوں میں جب تقریریں کرتے ہیں تو وہ لفظ کہہ جاتے ہیں جو ان کو نہیں کہنے چاہیے۔ وہ میں ہائپر ہو گیا تھا اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، تو پھر عدالتوں کو معافیاں اور معذرتیں لکھ کے دیتے ہیں۔ تو انفیکٹ اگر آپ اپنا لفظ چبا کے روک لیں، اگر آپ اپنے غصے کو روک لیں، یہ جو ہمارا کورس ہے اینگر مینجمنٹ والا، اچھا اس وقت ہم نے ہائپر مینجمنٹ والا کورس وہ نہیں ہے، وہ دیٹس اے اینگر مینجمنٹ، ہائپر ہونا اس سے ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، پر اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہم کو ملتی ہیں کہ ان کو لاجیکلی ہم نے بتایا اور سمجھایا اور اس کے ٹولز دیے کہ کیسے کوئی نہ بھی ان کو سمجھائے تو وہ اپنے آپ کو خواری سے کیسے بچائیں، وہ اپنے آپ کو ذلت سے، دوسروں کی نگاہوں سے گرنے سے، یا کل اللہ معاف کرے کسی اور ملک سے ڈپورٹ ہونے میں اور بعد میں اریسٹ ہونے میں اور سزائیں بھگتنے میں، اور سبھی لوگ آپ کا پھر وہ تصویریں زندگی بھر رہتی ہیں ریکارڈ پہ کہ اس نے بیوقوف آدمی نے اتنی کرسیاں توڑی تھیں، اس نے اتنا نقصان کیا تھا اور یہ فلاں قوم سے اور فلاں ملک سے ہے، چاہے وہ اس کا سارا قبیلہ ویسا نہ ہو، لیکن وہ جنہوں نے وہ کیا ہوتا ہے وہ تو اس لمحے اسی پوری قوم کو ہی ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔